जय हिंद मेरे साथियों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। अभी मैं अरवल जिला के हैबतपुर गांव में हूं। हमारे साथ है मैडम है ऋषि कला जी और इन्होंने 90 के दशक से राजनीति शुरू किए। उस समय जिस समय ओबीसी समाज का खास करके ओबीसी समाज के महिला को चौखट से बाहर निकलना बहुत बड़ी बेड़ी थी और उस बेड़ी को तोड़ करके इन्होंने आने का काम की। और तो हम सबसे पहले मैडम से जानना चाहेंगे कि से आपने जो 90 के दशक में राजनीति में आए तो कौन कौन सी समस्या आपका जीवन में था और कौन सी जिज्ञासा ऐसे जागा जिसके कारण आप राजनीति में आए। क्योंकि राजनीति में आना कोई चाहता नहीं है, आप महिला होकर राजनीति में आए और ये हम जानने का पहला प्रयास करेंगे। सबसे पहले संविधान तक चैनल में आपका स्वागत है मैडम। चलिए, सबसे पहले आपका चैनल को स्वागत करती हूँ, आपको बधाई देती हूँ कि आप मेरे पास आए हैं। आज इस पावन धरती पर आप आए हैं, इसके लिए आपको बधाई। तो बताइए मैडम कि आप 90 के दशक में आप राजनीति में आए हैं, कितनी बड़ी समस्या रही होगी और उसको तोड़ करके आप आए राजनीति में। समस्या तो बहुत आती रही, लेकिन मैं उस समस्या को परवाह नहीं किए हैं, क्योंकि मैं पटना की बेटी थी। मैं पढ़ी लिखी मगध महिला कॉलेज में मैं पढ़ाई की थी और मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगता था कि हम एक न एक दिन कामयाब होंगे। मैं शुरू में जब राजनीति करने के लिए निकले तो बहुत सारे अड़चने आए, गांव घर पूरा, लेकिन सारे लोगों को समझाते हुए मैं आगे बढ़ी। किसी का बात का मैं अपने दिल दिमाग में नहीं लगाई। मैं सिर्फ एक लक्ष्य रखी थी कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ महिलाओं के लिए कुछ करना है। तो सबसे पहले राजनीति में जब आए शुरू में तो परिवार से कैसा सपोर्ट रहा। परिवार जान ही रहे कि उस समय महिला लोग को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। हमारे परिवार लोग नहीं चाहते थे कि मेरी भी बहू घर से बाहर जाए और मंच से भाषण दे, ये सब इन लोग को नापसंद था। फिर मैं समझाई कि मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, अगर मैं नहीं समझ सकती हूँ तो फिर आगे मैं किसको बताऊँगा। इसलिए मुझे इजाज़त दिया जाए, मैं जो भी करूँगी गलत तरीके से नहीं करूँगी। हाँ, कुछ ऐसे तत्व लोग हैं जो बहुत कुछ कहे और बहुत कुछ सुने। एक ज़माना था कि मैं किसी भोज में जाते थे तो बहुत ही लोग को लगता था कि आप भोज खाने गया। आज एक ज़माना है कि मैं किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ तब होता है कि मैडम मेरे के यहाँ भोज में नहीं है। यही फर्क है 90 और आज में। मैं जितना मेहनत से महिलाओं को जगाए हैं, और उस समय साक्षरता जब अभियान चला था जिसको ज्ञान गुहार कहा जाता था, उसमें ज्ञान गुहार को बहुत तरह तरह का नाम दिया गया। लेकिन फिर भी मैं पूरे जिला में मैं बधाई देना चाहता हूँ। अरुण कुमार डीएम थे कि जहाँ भी मुझे देखते थे, कोई भी प्रोग्राम अरवल जिला में होता था तो पहले आने से पहले वो हमको इन्फॉर्मेशन देते थे कि मैं यहाँ जा रही हूँ और हमें वहाँ जाना पड़ता था। और वहाँ भी मैं भाषण दिए और झुग्गी झोपड़ी में जा कर हर एक महिलाओं को अपना गीत के माध्यम से और आप समझाने का कोशिश किए। उसके परिणाम है कि जब 2000 में पंचायती राज 33% आरक्षण मिला तो हम लोग 33% महिला भागीदारी लिए और यहाँ तक पहुँचे कि आज 50% तक आ गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा के वजह से मैडम क्या बता अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाएं और बढ़ा करके राजनीति में आए। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। अगर पटना महिला कॉलेज से अगर पढ़ी लिखी नहीं होती, पटना शहर में इनका परवरिश नहीं होता तो हमको लगता नहीं है कि से कोई देहात की महिला 90 के दशक में राजनीति में आ पाती। यह इतिहास रहा है कि 90 के दशक में कोई देहात की महिला इस मकाम तक पहुंचने के लिए आज तक नहीं है जो देहात से उठ करके इस मकाम तक आवे। यानी बेहतर शिक्षा मिला, बेहतर परवरिश मिली और राजधानी में रह करके इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए, उसका भी असर रहा है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? हाँ, ये बात तो सही है कि मैं अगर शिक्षित नहीं रहती तो मैं जितने लोग हमें विरोध किए मैं उनके बातें में आ जाती और मैं यूँ घर में वही किराना दुकान और जो महिला का होता है रोज दिन चर्चा, खाना बनाइए रसोई किए, यहाँ तक रह जाता है। आज मैं लगातार हैट्रिक लगाया 2006 में।
पहले जहानाबाद जिला एक चुनाव कितने बार जीते? हमने चुनाव 4 बार जीते। सर चेयरमैन के बार बने मैडम? जिला परिषद अध्यक्ष में 2 बार बना। एक बार जब जहानाबाद से बंटवारा हुआ अरवल जिला, उसमें बने, फिर 5 में बने, और मैं बहुत संघर्ष से चेयरमैन बना। हमको स्वतः कोई बनाया नहीं। हमने बिहार में जात का राजनीति होता है मैडम, और आप आते हैं बनिया समाज से, तो आप हमको बताइए कि आप जब आपकी संख्या भी कम थी, चूँकि इस बार भी चुनाव जीते हैं, तो क्या लगता है कि जात एजेंडा जो है कि मायने रखता है चुनाव जीतने के लिए? जी नहीं, मैं अपने जितने रीजन में मैं जीती, कोई ऐसा जात नहीं होगा जो हमें वोट नहीं दिया होगा, मुझे जैसा लगता है। यानी योग्य कैंडिडेट हो तो जाति मायने नहीं रखता है, योग्यता और लोकप्रियता और विचार मायने रखता है कैंडिडेट के लिए। लेकिन अधिकतर लोग यही कहते हैं कि जातीय समीकरण, जबकि मैं बता दूं जिस क्षेत्र से मैडम 4 बार जीती हैं, उस क्षेत्र में अगर अधिकता देखा जाए संख्या तो कुशवाहा और यादव का है, जबकि कुशवाहा 1 बार जीता और यादव भी 1 बार जीता। और मैडम 4 बार चुनाव यहाँ जीत चुकी हैं, अभी जीती हैं वर्तमान में। और यानी हकीकत ये है कि बिहार हो या कहीं भी हो, अगर कैंडिडेट योग्य हो तो जाति मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उनकी योग्यता और उनकी लोकप्रियता पब्लिक को कितना भाता है। तो शुरू अब जीते हुए मैडम तो बहुत काम करना पड़ा होगा। बहुत, मैं जब जैसे कि उसमें सुखाड़ आया था, तो अभी तो बहुत नियमावली चेंज हो गया है। मैं हर एक कम से कम 100 कुआं मैं अपने हाथ से जीर्णोद्धार किए, 100 कुआं का रिपेयरिंग किए, और 100 घर में मैं दलितों के घर में चापा कर डायरेक्ट उसको पानी पीने का साधन दिए। उस समय से लेके आज तक मेरा जो कार्य रहा, जो पब्लिक देखी रहे कि 4 बार जिता दिया, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो अब कभी ऐसा हुआ मैडम कि क्या बोलता है यादव आए तो अपने यादव के क्षेत्र में गए तो आपको आरोप लगा कि बनिया है, इनको वोट नहीं देना चाहिए, कुशवाहा के क्षेत्र में गए तो कुशवाहा को वोट देंगे? क्योंकि ऐसा होता है, हमने राजनीति में देखा है कि जब यादव कैंडिडेट जाता है कुशवाहा के क्षेत्र में तो किसे यादव है इसको वोट देगा, अपना जात के वोट देना है। क्या कभी ऐसा आपको इस तरह के एजेंडा या फिर इस तरह का माहौल को सामना करना पड़ा है? जी नहीं, मेरे को नहीं करना पड़ा। हमारे जाने के बाद किसी में ऐसा नहीं है कि जातिगत हम पर आरोप लगा सकता है, इसलिए कि मैं सारे जात और सारे समाज को लेके चलूँ, और कोई ऐसा जात नहीं जो हमको वोट नहीं दिया होगा। अपना 2 ही वोट दे, अपना पति पत्नी, लेकिन हमको वोट हर एक समाज से मिलता है। और जो भी बोलना होगा जाति का विरोध में, कोई बात करे कि मैं फलना को नहीं दूंगा, मेरे सामने कभी नहीं हुआ। मैं जहाँ गए वहाँ इज्जत से हमें स्वीकार किया और बोले कि मैडम आप जैसा जिला परिषद एकदम जरूरी है जिला में जी का, जो हर एक काम के लिए आप आगे जनता के बीच में रहते हैं। यानी आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं या जितने भी सामाजिक लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, वो जाति से उठ करके विचारधारा का राजनीति करें, जनता के विकास के मुद्दे का राजनीति करें, तभी आपको जनता चाहने का काम करेंगे। ये आप यही कहना चाह रहे हैं? जी यस, यही कहना चाह रहे हैं, और यही हमारे क्षेत्र के जनता किया। ये कहना नहीं चाह रहे, मेरे क्षेत्र के जनता मेरे साथ ऐसा किया कि कभी जाति पाति का कोई मतलब ही नहीं रखा। नहीं तो आज कितना घर तेली बच गया भाई। हम सारे समाज को लेके चलते हैं, इसलिए सारे समाज मिलकर हमको वोट दिए। मैं अपने मतदाताओं, भाई बंधु, माँ बहनों, मैं सभी को अभिनंदन वंदन करती हूँ कि हमें 4थी बार जिला परिषद के पद पर पहुँचाने का काम। तो अब ये बताइए मैडम, काम की बात करते हैं, आपने 4था बार मिलाकर चुनाव जीते हैं, तो आपने अब क्षेत्र में शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और सिंचाई के लिए क्या क्या किए हैं? मैंने तो अरवल जब से जीते शुरू में जिला नहीं था तो जिला बनवाया। जिला गरीबी अखिलेश बाबू मंत्री रहा करते थे, तो हम दोनों गए, लालू जी से मिले, मंत्री जी लेके गए, वहाँ गए तो हम लोग को जिला पहले सबसे पहले जिला घोषित हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल पहले एक छोटा सा था, फिर उसमें हम लोग 100 बेड वाला हॉस्पिटल का मांग किए, वो भी पूरा हुआ। शिक्षा के लिए हर एक स्कूल में जा के मैंने देखा, जहाँ कमी होता था वहाँ शिक्षा को मैं टॉर्चर नहीं किया,
लेकिन मैं समझाने का काम किए कि आप लोग निफिकिर होकर खाली बढ़िया से पढ़ाई दीजिए। और आज ऐसी है कि महिला अरवल जिला में सब टॉप कर रही है, सब पद पर आ रही है। अभी मैं रिपोर्टिंग के लिए उसरी गए थे मैडम, वहाँ पर स्कूल है, वहाँ के शिक्षक लोग हैं जो क्या बोलते हैं मोबाइल में व्यस्त रहते थे। हम खुद मैंने उसको वीडियो बनाया, आपको दिखा भी देंगे। और वहाँ का शिक्षक इस तरह का उद्दंड है कि पत्रकार से भी उद्दंडता करने का माने मारो तो उतार हो जाते हैं। तो वैसे शिक्षक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वैसे शिक्षक को मैं हिदायत दे रही हूँ कि अगले बैठक में अगर ऐसी बात है तो मैं एजेंडा के रखूँगी और उन टीचर के पास हम लोग जाएंगे और जाकर उनको विधिवत जो बात है मैं समझाऊंगी कि बच्चा अगर नहीं टाइमली आएंगे, टीचर नहीं टाइमली रहेंगे, भाई हम लोग आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपने मैडम शिक्षा के बारे में बताया कि हमने क्या बताया, और चिकित्सा के बारे में बताया कि हॉस्पिटल वगैरह यहाँ बनवाने का काम किए। तो कृषि के क्षेत्र में आज तक आपने कितने नलकूप लगवाने का काम किए? कृषि में इधर तो नहर इलाका था, एक भी अभी ऐसा नहीं है। और हम हैं जिला परिषद, विधायक एमपी नहीं है। हमारे अंतर्गत कुआं जो हम बोले कि 100 को कुआं का जीर्णोद्धार किया, जो मेरे बस में था वो हमने किया। अरे अरवल जिला का कुछ पार्ट जैसे कर्पूर पिदन ट्यूबवेल ये सब लगा हुआ है, लेकिन जिधर नहर इलाका है उधर अभी ट्यूबवेल ये सब नहीं लगा था। और आगे मैं इस बात पर ध्यान दूंगी कि अरवल प्रखंड में भी ट्यूबवेल, अभी जैसे इस बार सुखाड़ हो गया, बहुत दिक्कत हो रहा था, तो मैं आगे मांग करूंगी कृषि। अच्छा, बड़ा बड़ा जो गांव जैसे रामपुर वैला हो गया, परासी हो गया, आमरा हो गया, हैबतपुर हो गया, इन गांवों में क्या होता है, देखिए हर गांव में जाते हैं मैडम तो मंदिर मिलता है, मस्जिद मिलता है। शंकर जी के मंदिर में जाइएगा तो गंजेड़ी लोग मिलता है, देवी जी के मंदिर में जाइएगा तो तसेड़ी लोग मिलता है। तो जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे, उनको बैठने के लिए समाज में जगह नहीं है। उनको बैठने के लिए कम से कम लाइब्रेरी होता तो पढ़े लिखे व्यक्ति जाता अपना लाइब्रेरी में, वहाँ पर शास्त्र होता, किताबें होते जिनको पढ़ करके, जिन्होंने जीवन में पूरे 18 साल कम से कम पढ़ाई लोग करता है, करके जैसे नौकरी वगैरह से रिटायर होकर आता है, तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है। उसी माहौल में ढलने पड़ता है तसेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी के बीच में। तो क्या आप उन गाँवों में या उन तमाम गाँवों में जहाँ पर बड़े बड़े गाँव हैं वहाँ पर लाइब्रेरी बनवाने का काम करेंगे? जी, मेरा पहले तो ये सब नहीं था, लेकिन अब आ गया है लाइब्रेरी, पुस्तकालय अब हमारे जीवन में आ गया है। अभी एक भी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी जा रही है, क्योंकि टेक्निकल कमी है। जो पंचायती राज मंत्री बने हैं वो हमें बोले हैं कि मैं जल्दी से इसको निवारण कर देती हूँ। जैसे प्रशासनिक स्वीकृति मिलना शुरू हो जाएगा, मैंने कई जगह पुस्तकालय दिए हैं। पुस्तकालय मेरे रीजन में लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन पुस्तकालय के माध्यम से मैं हर एक गाँव में, बड़ा गाँव नहीं, मैं छोटे छोटे गांव में भी, दलित गांव में भी हम सोच रहे हैं कि पुस्तकालय का निर्माण करें, कि ताकि उससे बच्चे लोग पढ़ के आगे बढ़ें। मैं बड़ा गांव का ही टारगेट नहीं ली हूँ, दलित मैं वो अति पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र है जहाँ भी मैं टारगेट लूँ कि वहाँ पुस्तकालय भवन बनाएंगे अपने रीजन में, जो आप लोग सामने देखिएगा। अभी देख भी योजना ही नहीं स्वीकृत हुआ है। यानी ये उम्मीद किया जाए कि आने वाले 5 साल में है कि नहीं, आपके 6 पंचायत है मैडम, है कि नहीं आपका क्षेत्र में, तो 6 पंचायत से कम 12 लाइब्रेरी आप जरूर बनवाने का काम करेंगे? जी, उससे कम तो नहीं बनेगा। तो ये देखिए शिक्षा के लिए क्या बोलता है वचनबद्ध हो रही है मैडम कि आने वाले 5 साल में हमारे कार्यकाल में आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई ऐसा मतलब गाँव ना होगा, कोई ऐसा गांव ना होगा जहां मेरी प्रयास नहीं होगा कि वहां पर लाइब्रेरी बने। हर प्रयास में रहेगा कि लाइब्रेरी बने ताकि शिक्षा का एक माहौल बने। क्योंकि आज देखिएगा मंदिर में जाइएगा तो गंजेड़ी मिलता है, आप न गंजा पीते हैं वहाँ बैठिएगा तो चिलिम आपको पकड़ा ही देगा लोग। अगर आप ताश नहीं खेलते हैं, देवी मंदिर में जाइएगा तो वहाँ तसेड़ी बैठल है, आप देखते देखते वहाँ बैठ ही जाइएगा। क्योंकि बुरी लत ऐसी है कि जो न चाहते हुए आदमी के लग जाता है, और अच्छा लत लगने के लिए जो है ना आपको अच्छा जगह की जरूरत है। तो आप एक मैसेज आपको देने का काम कर रहे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कि जितने भी शिक्षित लोग हैं मंदिर और मस्जिद और देवी मंदिर को जो बनाने में लगे हुए हैं, उससे आपका समाज का उत्थान नहीं होगा।
जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक आपका समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। और यही एक कारण भी रहा कि आज 75 साल बीत गया देश के आज़ादी के, और हमारा देश आज भी पिछड़ों में है। आज भी टेक्नोलॉजी दूसरे यहाँ से लाते हैं, चाइना मोबाइल आता है, नोकिया मोबाइल है, जितने भी है सब बाहर का है। तो ये हालात है, तो हम चाहेंगे कि शिक्षा का विकास हो ताकि आने वाला समय में भारत भी सुपर पावर के रूप में उभरे। चाइना हमसे पीछे आज़ाद हुआ और वो जैसे कि आज आगे है, तो कुछ और 30 साल का लंबा करियर है मैडम आपका राजनीति में। तो क्या आपको लगता है कि कोई पार्टी आपको टिकट देगा या फिर आप किसी पार्टी के पास जाइएगा विधायक है या सांसद के चुनाव लड़ने के लिए? जी, मैंने कभी निर्दलीय लड़ने का कोशिश नहीं की है। मैं लालू जी का ब्लंडली सपोर्टर हूँ, क्योंकि बैकवर्ड का शान शौकत जो ऊंचा किए हैं वो हमारे गरीबों की मसीहा हैं। मैं इस चीज़ को कभी भुलाती नहीं हूँ। इसी चीज़ को याद करके मैं कभी निर्दलीय नहीं आई। जिस दिन हमें भगवान जाग जाएंगे उस दिन टिकट देंगे तभी मैं चुनाव लड़ूँगी। मैं चुनाव ऐसे लड़ने वाली नहीं हूँ। यानी आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आरजेडी गठबंधन हमको टिकट देगा तब चुनाव लड़ेंगे? हाँ, नहीं तो फिर पब्लिक है ही, 4 बार जीता है ना, एक विधायक से कम थोड़ी है। हमको पब्लिक मान सम्मान दे रहा है। अगर ऊपर का नेता जग गए और हम पर दया दृष्टि खोल दिए तो फिर पब्लिक मेरे साथ। तो यानी मैडम की अगला चुनाव विधायक के हो सकता है 2025 में लड़े भी, और महागठबंधन टिकट दे तो लड़े। और चूंकि पूर्ण भरोसा मैं अपने आदरणीय लालू जी पर करती हूँ कि एक न एक दिन उनका मेरे ऊपर जरूर दया दृष्टि बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि एमएलसी भी हमें बना सकते हैं पिछड़ा वाला सीट से, लेकिन हम उनके अगेंस्ट में कभी चुनाव लड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। यही हमारी कामना है। चलिए, धन्यवाद। जो आप पूछेंगे मैं बताऊँगी। तो आगे क्या पूछे? अभी तो साल भर आपको हो कि अभी पूरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं मिला है, तो मैं आपको विशेष काम के बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि आगे अब आने वाला अगला इंटरव्यू होगा जो 4 साल के बाद आपका होगा, जब आप काम कर चुके होंगे चुनाव के आसपास में। आपसे फिर मिलेंगे मैडम और आपसे जानने का काम करेंगे उस समय कि आपने जो कहा कितना पूरा किए हैं। और उस जय हिंद, जय भारत।